नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एटा जिले की। एटा जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है नया गांव, और इसी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक रमाकांत नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहते थे। रमाकांत खेती बाड़ी का कार्य करते थे और उसी से जो कमाई होती थी उसी कमाई से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनके परिवार में इनके साथ इनकी पत्नी अलका एवं दो बेटियां, बड़ी बेटी का नाम संचिता और छोटी बेटी का नाम अंकिता, ये रहते थे। संचिता की उम्र करीब 16 साल की हो चुकी थी। रमाकांत की दोनों बेटियां संचिता और अंकिता ये बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इनकी खूबसूरती में निखार आता चला गया। अब संचिता वहीं नया गांव के एक कॉलेज में पढ़ाई करती थी। अब गांव सहित आसपास के जो गांव थे, वहां जो लड़के थे, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के थे, वो सभी लोग संचिता की खूबसूरती के दीवाना हो चुके थे। लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई इसका दीवाना था तो अखिलेश। अखिलेश रमाकांत के ही गांव का था। इन्हीं के गांव में एक राजेश सिंह नाम के व्यक्ति रहते थे जो दबंग प्रवृत्ति के थे और धनवान भी थे, और अखिलेश इन्हीं का बिगड़ेल बेटा था। सब जानते थे उसे। तो संचिता जब भी गांव से कॉलेज के लिए निकलती थी तो अखिलेश गांव के नुक्कड़ पे खड़ा हो जाता था संचिता को देखने के लिए। अब संचिता जब भी वहां से गुजरती थी तो उसे ही देखता रहता था। संचिता भी उसे देखती थी तो वो भी मुस्कुराती थी और इतराती हुई, अठिलाती हुई आगे निकल जाती थी। संचिता के इन्हीं अदाओं पे अखिलेश फिदा हो चुका था। अब अखिलेश की दीवानगी संचिता के प्रति इतना ज्यादा बढ़ गई कि वो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन की बात है, संचिता के कॉलेज के सामने अखिलेश जाके खड़ा हो जाता है। संचिता जब कॉलेज छूटता है, अपने कॉलेज से निकलती है सहेलियों के साथ में, तो अखिलेश उसे इशारा करता है। जो संचिता होती है उसके इशारे को समझ जाती है और वो अपने सहेलियों से अलग होकर अखिलेश के पास पहुंच जाती है। और उसके बाद में अखिलेश अपने मोटरसाइकिल पे बैठने के लिए कहता है, वो बैठ जाती है और उसके बाद वो मोटरसाइकिल आगे बढ़ा देता है। अब रास्ते में जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो संचिता उससे पूछती है कि अखिलेश तुम मुझे कहां लेके जा रहे हो? तो अखिलेश कहता है कि संचिता, आज मैं तुम्हें ऐसी जगह पे ले चल रहा हूं जहां पे कोई और ना हो, सिर्फ मैं और तुम दो ही लोग हों, क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। संचिता मुस्कुराती है और कहती है कि यही कहना चाहते हो ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? अखिलेश कहता है, हाँ संचिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और उसके बाद संचिता कहती है कि अखिलेश तुम मोटरसाइकिल साइड में रोक दो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब अखिलेश मोटरसाइकिल को रोड के किनारे ले जाके खड़ा कर देता है एक जगह पर। संचिता उतरती है, अखिलेश भी उतरता है और उसके बाद में संचिता कहती है कि अखिलेश, जो बात तुम आज बोल रहे हो बहुत दिन से मैं बोलना चाहती हूँ। असल में जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हिचक की वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी। ये बात जब अखिलेश संचिता के जुबान से सुनता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है और उसके बाद में संचिता को वो अपने सीने से लगा लेता है। कुछ देर तक ऐसे सड़क के किनारे वो खड़ा रहता है। कुछ लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद में अखिलेश और संचिता दोनों अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे को शेयर कर देते हैं और फिर उसी दिन से दोनों के बीच में फोन पे बातचीत शुरू हो जाती है। और फोन पे बातचीत होते होते दोनों के बीच में मेल मुलाकात का दौर भी शुरू हो जाता है और उसके बाद दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, यानी फिजिकल रिलेशन भी हो जाते हैं। अब जब तब समय निकाल कर ये दोनों गांव के आसपास जो खेत होते हैं, फसलें लगी होती हैं, वहीं जाके जो मेल मुलाकात कर लेते हैं, जो करना होता है करते हैं। और समय निकाल कर दोनों एक दूसरे के साथ मोबाइल पे भी घंटों घंटों बातचीत करते रहते हैं, लोगों की नजरों से बचते बचाते। एक दिन की बात है, संचिता फोन पर मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रही थी। अचानक अलका की नजर उस पर पड़ जाती है। वो उसके पास में जाती है, पूछती है कि संचिता, किससे तुम बात कर रही हो? क्योंकि उसे संदेह हो जाता है कि कोई भी युवा लड़की अगर किसी से मुस्कुरा के और छू के बात कर रही है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उसका किसी के साथ में अफेयर होगा। तो अलका भी समझ जाती है, उससे पूछती है। तो जो संचिता होती है मना करती है, कहती है किसी से बात नहीं कर रही हूं। लेकिन अलका को संदेह हो जाता है
उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोलती है, वहां से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। लेकिन उसी दिन से अलका संचिता को ऑब्जर्व करने लगती है और देखती है कि संचिता के जो हाव भाव हैं वो पहले से काफी बदले हुए लग रहे थे। एक दिन संचिता फिर फोन पर बात कर रही थी, उसी प्रकार से मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रही थी। जो अलका होती है उसके पास में पहुंचती है और उसका मोबाइल छीन लेती है और छीन के कहती है कि अलका किससे तुम बात कर रही हो, सही सही बताओ। मोबाइल देखती है तो फोन चालू था, वो अखिलेश का। जैसे अखिलेश का नाम अलका देखती है उसके पैरों के लिए जमीन खिसक जाती है। अलका कहती है यही अखिलेश ना, अपने पड़ोस वाला अखिलेश। तो संचिता कहती है हाँ मम्मी यही अखिलेश, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और मेरी शादी करवा दो। अलका गुस्सा हो जाती है, भड़क जाती है उसके ऊपर, कहती है कि अलका तुम पागल हो गई हो, अखिलेश बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है, तुम उसे नहीं जानती कितना गंदा है आदमी है, और दूसरा नंबर वो अलग कास्ट का है, हमारी कास्ट का नहीं है, इसलिए शादी तो बहुत दूर की बात है, तुम उससे बात भी करना बंद कर दो। ये कहकर फोन को पटक देती है और फोन टूट जाता है। संचिता अपने कमरे में चली जाती है और वहां बैठकर रोने लगती है। कुछ ही देर में रमाकांत खेत में काम कर रहे थे, वहां से लौटकर घर पे आते हैं और सारी बात अलका अपने पति रमाकांत को बताते हैं। रमाकांत जैसे ये बात सुनते हैं उनके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है और अलका से कहते हैं कि अलका अगर इसी प्रकार से संचिता अगर अफेयर में रही, अखिलेश से बात करती रही, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो उसके साथ में भाग जाए और समाज के बीच मेरी नाक कट जाए और समाज में जीना हराम हो जाए, दुश्वार हो जाए। अलका कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है और उसके बाद में अलका फिर संचिता के पास में जाती है और कहती है कि संचिता आज के बाद तुमको कॉलेज नहीं जाना है, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, तुम्हारे पापा ने यही बात कहा है। अब संचिता पूछती है कि क्यों मम्मी कॉलेज जाना क्यों बंद करोगी, फोन तो तुमने तोड़ दिया, अब बात नहीं करूंगी लेकिन कॉलेज क्यों रोकोगी मुझे। तो अलका कहती है कि नहीं, फोन तो तोड़ ही दिया है, कॉलेज भी तुमको नहीं जाना है, तुम्हारे पापा का आदेश है। और उसी दिन से संचिता का कॉलेज जाना बंद हो जाता है। अब अखिलेश के साथ में बातचीत भी उसकी नहीं हो पाती है क्योंकि फोन तोड़ दिया था, कॉलेज भी अब नहीं जा पाती है, तो अब मेल मुलाकात भी उसके साथ नहीं हो पाती है। और संचिता और अखिलेश दोनों एक दूसरे को इतना चाहने लगे थे, इतना प्यार करने लगे थे कि दोनों दो जिस्म एक जान बन चुके थे। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे संचिता और अखिलेश की जो बेचैनी होती है ये बढ़ती चली जाती है। अब अखिलेश का एक दोस्त था जिसका नाम था अनिकेत। अनिकेत भी संचिता को चाहता था, पर बाद में जब उसे पता चला कि संचिता उसके दोस्त अखिलेश के साथ में अफेयर में आ चुकी है, तो फिर वो संचिता का पीछा छोड़ देता है, साइड हो जाता है। अब जब एक महीना करीब बीत जाता है, अखिलेश और संचिता ये दोनों नहीं मिल पाते हैं, बातचीत नहीं हो पाती है, इनकी बेचैनी चरम पर पहुंच जाती है। तो अखिलेश अपने दोस्त अनिकेत को जो है अपने पास बुलाता है और सारी दास्तान बताता है और उससे मदद मांगता है कि अनिकेत तुम मेरे दोस्त हो, संचिता से किसी तरीके से जो है मेरी मुलाकात करवा दो, मेरी बात करवा दो, नहीं मैं मर जाऊंगा। अनिकेत जो होता है कहता है अखिलेश संचिता से मिलवाने के लिए जो हो सकेगा वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूं, बताओ करना क्या है मुझे। अखिलेश एक लव लेटर लिखता है और अनिकेत को देता है और कहता है कि जाके संचिता को किसी प्रकार से ये लव लेटर दे दो मेरा। अनिकेत कहता है ठीक है अखिलेश तुम चिंता ना करो, मैं ये पत्र उस तक पहुंचा दूंगा। और उसके बाद अनिकेत लेटर को लेके जाता है, संचिता को देता है। संचिता जब पढ़ती है तो वो भाव में आके रोने लगती है। उसमें लिखा होता है कि संचिता मैं तुम्हारे लिए इतना बेचैन हो उठा हूं, तुम्हारे लिए मैं तिल तिल तड़प रहा हूं और अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा और जी नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हारे घर वाले तुमको ज्यादा परेशान करते हैं तो किसी प्रकार से समय निकालकर तुम मेरे पास आ जाओ और फिर मैं तुम्हें लेके यहां से कहीं दूर भाग चलते हैं। ये बात उसमें लिखा होता है। अंकिता पढ़ती है, रोने लगती है और उसके बाद में वो भी भाव में आके अखिलेश को एक लव लेटर लिखती है और वो लेटर अनिकेत को देती है। अनिकेत जाके अखिलेश को देता है। अखिलेश पढ़ता है तो वो भी फूट फूट के रोने लगता है। उसमें ये लिखा होता है कि अखिलेश जितना तुम मेरे लिए बेचैन हो, मेरे लिए तड़प रहे हो, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूं और तुम्हारे साथ ही हर हाल में मैं रहना चाहती हूं और इसके लिए
जो तुम कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम यहां से कहीं दूर लेकर मुझे जाना चाहते हो तो बताओ कब कहां मुझे आना है, मैं वहां आ जाती हूं और मुझे लेके यहां से भाग चलो कहीं। यह बात उस पत्र में लिखा रहता है। अखिलेश अनिकेत से मदद मांगता है तो अनिकेत मदद करने का आश्वासन देके उस वक्त वहां से चला जाता है। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। अलका चाय बनाती है और एक कप चाय लेके संचिता के कमरे में जाती है। वहां जाती है तो देखती है संचिता अपने बिस्तर पर नहीं है। अब वो घर का कोना कोना छान मारती है, आसपास पता करती है कि शायद संचिता उठकर कहीं चली गई हो। काफी पता करने के बाद संचिता का कोई अता पता नहीं चलता है। अब अलका तुरंत समझ जाती है कि संचिता अखिलेश के साथ घर छोड़ के भाग चुकी है। अब ये बात फौरन वो रमाकांत से बताती है। रमाकांत कहते हैं कि अलका, मैंने ये बात तुमसे कहा था कि आज नहीं कल संचिता अखिलेश के साथ भाग जाएगी और मेरी बात सच साबित हुई। आज संचिता अखिलेश के साथ भाग चुकी है और अब हम सिर उठा के समाज में नहीं जी पाएंगे, बहुत जग हंसाई होगी। इस लड़की ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दिया है। अब लोक लाज की वजह से अलका और रमाकांत किसी से बोलते नहीं है, अपने स्तर से संचिता को जो है तलाशते रहते हैं। 2 दिन तलाशने के बाद जब वो नहीं मिलती है तो नया गांव थाना जाते हैं और वहां पे सारी बात पुलिस को बताते हैं। उसके बाद में पुलिस अखिलेश के खिलाफ अंकिता के अपहरण का केस दर्ज करके और पुलिस तलाशने लगती है और करीब 1 हफ्ते के तलाश के बाद में दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। उसके बाद इन्हें थाने में लेके आते हैं। संचिता का बयान दर्ज करती है पुलिस। तो संचिता पुलिस से सीधा यही बात बोलती है कि अखिलेश ने मेरा अपहरण नहीं किया है, बल्कि मैं अखिलेश से प्यार करती हूं और मैं रजामंदी से उसके साथ गई थी और आगे भी लाइफ में उसी के साथ जीना चाहती हूं। उसके बाद पुलिस संचिता को उनके माता पिता के हवाले कर देती है और अखिलेश को संबंधित धाराओं में जेल भेज देती है। अब संचिता अपने घर पे आ जाती है, लेकिन घर से बाहर उसके माँ बाप नहीं निकलने देते हैं और जो आसपास की महिलाएं होती हैं, लोग होते हैं, वो संचिता को जो है बदचलन जो है बोलते हैं। और कुछ महिलाएं यह भी चर्चा करती हैं कि जिस प्रकार से माँ थी, बेटी भी वैसे ही आवारा निकली, इस प्रकार से जो है कमेंट करती रहती हैं। रमाकांत, अलका जब भी घर से बाहर निकलते हैं, उनकी मुंडी हमेशा नीचे ही रहती है, सर उठा के वो किसी को देख नहीं पाते हैं शर्म की वजह से। अब अखिलेश को जेल गए करीब 1 महीना बीत चुका था और संचिता की अब शारीरिक जो डिमांड थी उसकी लत लग गई थी। लेकिन अब करे तो क्या करे, किसके साथ उस डिमांड को पूरी करे। उसे अनिकेत याद आता है। अनिकेत को जो है किसी तरीके से संदेशा भेजती है, उसे अपने पास बुलाती है, उससे बातचीत करती है और कहती है कि अनिकेत, तुम भी तो मुझे चाहते थे। तो अनिकेत कहता है, हाँ संचिता, मैं चाहता था तुम्हें, पर जब आप मेरे दोस्त अखिलेश के साथ में अफेयर में आ गई तो मैं साइड हट गया। तो संचिता कहती है कि अनिकेत, अखिलेश तो अब जेल जा चुका है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हूं। अनिकेत तो चाहता ही था, वो कहता है ठीक है संचिता, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूं। और उसी दिन से संचिता और अनिकेत के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और उसके बाद दोनों के बीच में रिलेशन हो जाते हैं। अब संचिता जिस प्रकार से अखिलेश के साथ में समय समय पे आसपास जो खेत सिवान होते थे, फसलें होती थी, वहां जाके मिलते थे, अब अनिकेत से जाके मिलती है, उसके साथ संबंध बनाती है, जो उसकी शारीरिक डिमांड होती है वो पूरा करती है। इसी प्रकार से समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। करीब 6 महीना बीत जाता है। उसके बाद अखिलेश की जमानत हो जाती है, वो छूट कर आ जाता है। अब जैसे ये जानकारी अलका और रमाकांत को होती है, ये घबरा जाते हैं। दोनों पति पत्नी सलाह करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश छूटकर आ गया हो, वो फिर से संचिता को लेके कहीं भाग जाए तो जो बची खुची इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। अब ये दोनों लोग चिंतित हो जाते हैं। इधर अखिलेश जैसे छूट के आता है तो सबसे पहले संचिता से मिलता है, उससे बातचीत करता है और फिर दोनों के बीच में फिर से मेल मुलाकात शुरू हो जाती है। फिर से जो है और फिर शुरू हो जाता है, जिस प्रकार से संबंध था वही संबंध फिर से शुरू हो जाता है। अब संचिता अनिकेत और अखिलेश दोनों के साथ में रिलेशन में आ चुकी थी और दोनों के साथ वो मौज मस्ती कर रही थी। अब इधर अलका और रमाकांत दोनों पति पत्नी मिलकर जो है सलाह करते हैं। रमाकांत पत्नी अलका से कहता है कि अलका, ऐसा है, संचिता को कुछ दिन के लिए तुम अपने मायके भेज दो, क्योंकि यहां रहेगी तो ऐसा ना हो अखिलेश के साथ फिर से भाग जाए, हमें डर लगता है। तो अलका कहती है, डर तो मुझे भी लगता है, तो ठीक है भेज देती हूँ। और उसके बाद में
जो संचिता होती है इससे अलका लेकर अपने मायके चली जाती है। मायका इसका वहीं पास का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जिले के एक गांव में उसका जो है मायका था अलका का। वहां ले जाती है अपने भाई के घर पे, माता पिता के घर पे छोड़कर चली आती है। यानी संचिता अपने ननिहाल पहुंच जाती है फर्रुखाबाद, वहां रहने लगती है। अलका वापस फिर अपने जो है घर चली आती है। अब संचिता अपने मामा के यहाँ जाने के बाद भी फोन पे जिस प्रकार से लगातार अनिकेत और अखिलेश के साथ में बातचीत होती थी, वहीं से बातचीत होती रहती है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। इसी बीच एक सुभाष सिंह नाम का व्यक्ति होता है, वो अलका के घर पर आ जाता है, यहाँ एटा। यहाँ पहुंचता है, जैसे अलका उसे देखती हैं वो अवाक रह जाती हैं। तुरंत बोलती हैं, अरे सुभाष, तुम जेल से कब छूटे? तो सुभाष कहता है, अभी 1 हफ्ता पहले छूटकर आया हूं और मैंने सुना कि तुम्हारी बेटी संचिता ये किसी के साथ में भाग गई थी। मुझे लगा कि तुम मुसीबत में हो और मेरी पुरानी दोस्त हो, तो इस मुसीबत में चल के आपसे मिल लें। हो सकता है मेरे लायक कोई जरूरत हो तो मैं उस जरूरत में आपके काम आ सकूं, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ तुमसे मिलने चला आया। अलका कहती है, ठीक है, चले आओ तो बहुत ही अच्छी बात है। ले जाती है, स्वागत सत्कार करती है, पानी धानी पिलाती है। जो सुभाष सिंह था ये अलका के मायके के वाले ही गांव का था, जहां उसके माता पिता का घर था मायके में, उनके पड़ोस का ही रहने वाला था। और सुभाष एक अय्याश प्रवृत्ति का था और शादी से पहले अलका के साथ इसका अफेयर था। शादी के बाद अलका अपने ससुराल चली आई तो ससुराल में भी ये आता जाता रहता था और यहाँ पर भी संबंध इसके साथ स्थापित करता था। लेकिन रमाकांत सीधा साधा आदमी थे तो इनको जानकारी नहीं हो पाती थी। इसी बीच अपने ही गांव में सुभाष सिंह जो है एक महिला के साथ में जबरदस्ती उसे हवस का शिकार बना लेता है। उसके बाद रेप के केस में जेल चला जाता है और इसे 10 साल की सजा हो चुकी थी और वही 10 साल की सजा काट कर ये जेल से 1 हफ्ता पहले रिहा हुआ था और फिर अलका के पास में उससे मिलने पहुंचा था। अब ये दोनों जब मिलते हैं तो बातचीत करते करते दोनों को पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब शादी से पहले अलका और सुभाष दोनों एक दूसरे के साथ मिलते थे। उस वक्त जो इनके मुलाकातों के बीच जो सुख होता था, आनंद आता था, वही याद आता है। उसके बाद इन दोनों के बीच पहले के जैसा फिर से संबंध स्थापित हो जाता है। अब इधर जो सुभाष होता है ये अपने गांव जाता है तो वहां जो अलका का मायका था वहां इसकी बेटी को देखता है, संचिता को, क्योंकि अलका बता चुकी थी कि बेटी संचिता वहीं पे भाई के घर पर रहती है। तो ये जाके संचिता से मिलता है, उससे बातचीत करता है। तो संचिता इसको सुभाष को नहीं पहचानती थी, वो अपनी माँ को अलका को फोन करती है और सुभाष के बारे में पूछती है। तो अलका उससे बताती है कि बेटी वो भी तुम्हारे मामा ही हैं, क्योंकि रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं। अब उसी दिन से संचिता सुभाष को मामा बोलने लगती है और सुभाष और संचिता के बीच में जो है रेगुलर मुलाकात होती है, रोज बातचीत करते हैं। अब जैसे बताया कि जो सुभाष था यह अय्याश प्रवृत्ति का आदमी था, तो संचिता के प्रति भी इसकी नीयत खराब हो जाती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि संचिता ज्यादा भाव नहीं देती थी, सिर्फ बातचीत, नॉर्मल बातचीत ही करती थी। एक दिन की बात है, संचिता अखिलेश के साथ फोन पर बात कर रही थी और उससे बात करते हुए संचिता के मामा ने देख लिया और उन्हें बड़ा खराब लगा। वो तुरंत अपनी बहन अलका को फोन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है दीदी, तुम जल्दी से हमारे घर आओ और अपनी बिगड़ैल बेटी को अपने साथ लेके जाओ। अब मैं इसे नहीं रख सकता हूं यहाँ पर, इसकी करतूतें इतनी गंदी हैं, इससे आज नहीं कल मेरी बहुत बदनामी हो गई समाज में। अब अलका डर जाती है, वो समझ जाती है कि संचिता वहां जाकर भी वो अखिलेश के साथ बातचीत करती है, अनिकेत के साथ बातचीत करती है और ये चीज भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब अलका क्या करे, अब फौरन वो अपने मायके पहुंचती है और संचिता को अपने साथ लेके वापस अपने घर पहुंच जाती है। अब वहां पहुंचने के बाद जो अलका होती हैं ये फिर से उसका मोबाइल वापस ले लेती हैं। अब संचिता फिर परेशान हो जाती है कि अब क्या करें, अब फिर अखिलेश से हमारी बात नहीं हो पाएगी, अनिकेत से भी हमारी बात नहीं हो पाएगी। इधर जो अलका होती है ये सुभाष को कहती है कि इसका 2 लड़कों के साथ में अफेयर चल रहा है और एक बार अखिलेश के साथ में भाग भी चुकी है। मुझे डर लगता है, बातचीत करती है कहीं फिर से है ना भाग जाए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो किसी तरीके से इसको समझाओ, मान जाए, उन लोगों से अफेयर छोड़ दे, वो लड़के अच्छे नहीं हैं। तो सुभाष कहता है कि ठीक है, मैं संचिता को समझाऊंगा।
और उसके बाद सुभाष संचिता को जो है समझाता है, बुझाता है, लेकिन संचिता नहीं मानती है। और सुभाष जैसे बताया कि सुभाष की नीयत स्वयं अंकिता के प्रति जो है खराब थी। अंकिता उसकी नजरों को समझती थी, पर उम्र का डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण संचिता उसे भाव नहीं देती थी, घास नहीं डालती थी। एक दिन की बात है, सुभाष और अलका ये दोनों एक कमरे में थे। संचिता जाती है, वहां खिड़की के पास खड़ी होती है, झांक कर जब कमरे में देखती है तो देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अलका और सुभाष ये दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे। अब संचिता सोच में पड़ जाती है कि मम्मी के भाई हैं सुभाष, उनको मैं मामा बोलती हूँ, और भाई बहन के बीच में इस प्रकार का संबंध नहीं होता है, इसका मतलब ये दोनों लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ बोलती नहीं है, उस वक्त वहां से हट जाती है और किसी से बताती भी नहीं है। एक दिन की बात है, संचिता बाहर गई हुई थी और काफी देर हो चुकी थी। उसके बाद घर लौटकर आई थी और पहुंचते ही अलका उसे डांटने लगती हैं और पूछती हैं, सही सही बताओ संचिता कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी? तो संचिता निडर होके सीधा बोल देती है अलका से कि मैं अपने बॉयफ्रेंड अखिलेश से मिलने गई थी। ये बात जैसे बोलती है, अलका गुस्सा होती है। तुरंत संचिता बोल देती है कि मम्मी तुम भी तो मामा के साथ में गलत काम करती हो, उनके साथ अफेयर में हो। उस दिन तुम दोनों कमरे के अंदर जो कर रहे थे मैंने देख लिया है। अब जैसे संचिता ये बात बोलती है, अलका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर जाती है कि ऐसा ना हो कि संचिता रमाकांत से जो है ये बात बता दे या आसपास किसी से, गांव में किसी से बता दे, इससे तो बड़ी छीछालेदर हो जाएगी। जो अलका होती है कुछ नहीं बोलती है, वहां से हट जाती है और उसके बाद में सुभाष से जो है बताती है कि हम दोनों के अफेयर की जानकारी संचिता को हो चुकी है। मैं डरती हूं कहीं वो अपने रमाकांत से ना बता दे या किसी से अन्य से ना बता दे, जिससे बड़ी बदनामी होगी, बड़ी छीछालेदर होगी। सुभाष कहता है कि अलका तुम चिंता ना करो, मैं संचिता को समझा लूंगा, वो कहीं किसी से नहीं कहेगी। उसके बाद में सुभाष संचिता से मिलते हैं, उसे समझाते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ के साथ मेरा अफेयर है, लेकिन ये बात किसी से बताना मत, नहीं बड़ी बदनामी होगी, और इसके बदले जो तुम कहोगी मैं तुम्हें खरीद के दूंगा। संचिता कहती है सच खरीद के दोगे? तो सुभाष कहता है हाँ दे दूंगा। तो संचिता कहती है कि मामा एक काम करो, और कुछ नहीं, मुझे एक अच्छी सी मोबाइल खरीद के दे दो। सुभाष कहता है ठीक है दे दूंगा। उसके बाद एक मोबाइल खरीद के लाता है और संचिता को दे देता है, और संचिता उसी दिन से फिर से अपने बॉयफ्रेंड अखिलेश और अनिकेत से बातचीत शुरू कर देती है और समय समय पे बाहर जाती है, अपना मेल मुलाकात भी करती है और जो करना होता है करती है। लेकिन ये बात जो अलका होती है उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि संचिता का किसी लड़की के साथ में अफेयर हो। और दूसरा नंबर डर भी था, जो सुभाष के साथ उसका अफेयर था इसकी जानकारी संचिता को हो चुकी थी, इसका डर भी था। उसे संदेह था कि कहीं ऐसा ना हो संचिता किसी के सामने मुंह खोल दे। एक दिन की बात है, अलका सुभाष से कहती है कि ऐसा है सुभाष, तुम संचिता को जान से मार दो और इसके बदले मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। सुभाष कहता है ठीक है मार देंगे, कब कहाँ मारना है? अलका एक डेट बताती है कि उस दिन पेशी है और पेशी के लिए मैं संचिता को साथ में लेके आऊंगी और वहां पर मैं तुम्हें मौका दे दूंगी, तुम्हारे साथ कर दूंगी और तुम साथ में लेके जाना और इसका काम तमाम कर देना। सुभाष कहता है ठीक है, और फिर जिस डेट को पेशी थी उस डेट को अलका संचिता को साथ में लेके पेशी कराने के लिए कोर्ट के लिए निकलती है। रास्ते में जब पहुंचती है तो वहां सुभाष मिल जाता है। उसके बाद में तीनों बातचीत करते हैं और फिर जो अलका होती है कहती है सुभाष से कि ऐसा है सुभाष भाई कि मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूं और तुम संचिता को साथ में लेके कोर्ट चले जाओ, वहां पे पेशी करवा दो। जो सुभाष होता है वो समझ जाता है और उसके बाद अलका वहां से चली जाती है। सुभाष संचिता को लेके कोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में संचिता और सुभाष दोनों बातचीत करते जा रहे थे। इसी बातचीत के दरमियान सुभाष संचिता से कहता है कि संचिता एक बात कहूं, तुम विश्वास करोगी मुझ पे? तो संचिता कहती है कि तुम मेरे मामा हो, क्यों विश्वास नहीं करूंगी, बोलो। तो सुभाष कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें जान से मारने के लिए मुझे 50,000 रुपए की सुपारी दी है। ये बात सुनते ही जो संचिता होती है वो रुक जाती है, मामा की शक्ल देखने लगती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कुछ देर तक ऐसे आंसू निकलते रहते हैं। उसके बाद में आंसू पोंछकर सुभाष से कहती है कि ऐसा है कि तुम मेरी जान
बख्श दो, मुझे मत मारो। अब तुम एक काम करो, मम्मी को मार दो, उन्हें जान से मार दो। इसके बदले में जो तुम कहोगे, जैसा कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, और तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी करके जीवन भर साथ में रहने के लिए भी तैयार हूं। ये बात वो सुभाष से कहती है। उसके बाद सुभाष कहता है कि ठीक है, तुम मुकरोगी तो नहीं अपने वादे से? तो संचिता कहती है कि मैंने वादा कर दिया, इस वादे से मैं कभी नहीं मुकरूंगी, इसका मैं तुम्हें वचन देती हूँ। उसके बाद में सुभाष संचिता को अपने साथ लेके जाता है एक जगह पर, और वहां पे अपने मोबाइल से एक फोटो क्लिक करता है, इस प्रकार से कि फोटो देखकर लगे कि किसी मृत लड़की का फोटो है, और उसके बाद में अलका को भेज देता है और संचिता को साथ में लेके आगरा चला जाता है। आगरा के एक कॉलोनी में सुभाष का दोस्त रहता था, उसके पास जाता है, सारी बात बताता है। उसके बाद में दोस्त उसे एक कमरा अलॉट कर देता है, और रात के समय खाना पीना खाने के बाद सुभाष संचिता को लेकर कमरे में जाता है, और उसी दिन से दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं। सुभाष की जो इच्छा थी वो पूरी हो जाती है कि काफी दिनों से जो संचिता थी उसके प्रति उसकी नीयत खराब थी, जैसे बताया कि अय्याश प्रवृत्ति का था, और इस प्रकार के लोग किसी के हितैषी नहीं होते हैं। अब इसी प्रकार से 2 दिन बीत जाता है। उसके बाद में सुभाष अलका को फोन करके अपना 50,000 रुपया मांगते हैं। तो अलका कहती है कि 2 दिन का मुझे मोहलत दे दो, मैं पैसे की व्यवस्था करके तुमको दे दूंगी। अब 2 दिन का फिर इंतजार करने लगता है। 2 दिन बीत जाता है, सुभाष फिर से फोन करता है, फिर अलका 2 दिन का समय टाल देती है। 2 दिन के लिए सुभाष 2 दिन का समय और दे देता है, और उसके बाद में फिर अलका के घर पर जाता है सुभाष और पैसे मांगने के लिए उससे बोलता है। तो वहां जाने के बाद भी अलका जो है समय आनाकानी करती है और समय फिर दे देती है। अब सुभाष समझ जाता है कि अलका पैसा देना नहीं चाहती है, वहां से वो लौट जाता है, फिर आगरा चला जाता है, और जो डेट दिया था उस डेट को फिर से फोन करके पैसे मांगता है। तो अलका फिर से मुकर जाती है और समय टाल देती है। अब सुभाष कहता है कि अलका, मुझे पता था कि तुम पैसे दोगी नहीं, इसीलिए मैंने संचिता को मारा नहीं था। संचिता मेरे पास में आगरा में है, आओ इसे लेके जाओ। ये सुनते ही जो अलका होती है परेशान हो जाती हैं, वो फौरन एटा से आगरा के लिए रवाना हो जाती हैं। वहां पहुंचती हैं, बस स्टॉप पर सुभाष उसे मिल जाता है और उनके साथ में कमरे पे जाती हैं। वहां पे देखती हैं संचिता कमरे पे थी। वहां माँ बेटी मिलती हैं और तीनों मिलकर बातचीत करते हैं और वापस एटा जाने का प्लान बनाते हैं। और फिर शाम के समय बस पकड़ के वहीं एटा का एक थाना है जिसका नाम है जसरथपुर, यहाँ पर पहुंचते हैं। ये कस्बा भी है। यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पे रामलीला ग्राउंड है। वहां पर उस वक्त जो रामलीला का मेला होता है, मेला लगा था। तीनों मेला घूमते हैं। तब तक रात को करीब करीब 10 बज जाते हैं। तो अंधेरी रात थी और जो साधन थे वो सब बंद हो चुके थे। तो तीनों लोग प्लान बनाते हैं कि चलो पैदल ही चलते हैं। अब फिर तीनों रात के समय पैदल चल देते हैं और रास्ते में चलते हैं, बातचीत करते रहते हैं। इसी बीच जो अलका होती है ये सुभाष के कान में फिर से फुसफुसाती है और कहती है कि समय बहुत बढ़िया है, संचिता को यही खत्म कर दो। तो सुभाष कहता है कि ठीक है, चलो आगे खत्म कर देते हैं। जाते हैं और फिर एक गांव पड़ता है वहीं पर जिसका नाम है यही जसरथपुर, जो थाना है इसी के अंतर्गत नगला चंदन पुरंजला गांव। इसी के पास में एक खेत के पास सुभाष जो है लेके जाता है इन लोगों को और अलका को एक खेत के मेढ़ पे बैठा देता है। और खेत में एक फसल लगी होती है जिसका नाम होता है बाजरा। बाजरा की फसल लगी होती है। संचिता को लेकर वहीं चला जाता है अंदर, फसल के अंदर। और वहां पे संचिता से फिर से कहता है दबी जुबान में कि तुम्हारी माँ अलका फिर अभी बोली है तुमको मारने के लिए, क्या करूं मैं? तो संचिता कहती है कि मुझे मत मारो, मम्मी को ही सीधा मार दो। तो सुभाष कहता है कि जो तुमने वादा किया क्या वो वादा तुम निभाओगी, मुकरोगी तो नहीं? तो संचिता कहती है नहीं मुकरूंगी, मैं आपको वचन देती हूँ। और उसके बाद में सुभाष अलका को आवाज देता है और अपने पास में बुलाता है। और जैसे अलका वहां पहुंचती है, संचिता और सुभाष मिलकर उसे दबोच लेते हैं और जमकर उसको जो है मारते हैं। और उसके बाद जो संचिता होती है उसका दुपट्टा था, उस दुपट्टे से सुभाष अलका का गला घोंट देते हैं, उसकी मौत हो जाती है और फिर ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। अब सुबह होती है
तो आसपास के गांव के किसान अपने खेतों में काम करने के लिए खेत में पहुंचते हैं और जिस खेत में, बाजरे के खेत में अलका की डेड बॉडी थी, उस खेत का किसान भी अपने खेत में पहुंचता है तो देखता है एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। तुरंत वो शोर शराबा मचाता है। शोर शराबे की आवाज सुनकर जो आसपास के खेतों में किसान काम कर रहे थे वो लोग भी वहां पहुंचते हैं और कुछ ही देर में ये सूचना आग की तरह आसपास के गांव में फैल जाती है और वहां सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद में सूचना पुलिस को दी जाती है। सूचना पाकर जसरतपुर थाने के पुलिस की एक टीम घटना स्थल पर पहुंचती है और डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेके मौके पर मुआयना करते हैं। डेड बॉडी की तस्दीक करने का प्रयास करते हैं तो जितने लोग वहां खड़े थे सभी से पुलिस जब पूछती है तो सभी लोग डेड बॉडी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद पुलिस टीम जिले के आला अधिकारियों को सूचना देती है। सूचना पाकर आला अधिकारी दल बल के साथ फॉरेंसिक टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम जो साक्ष्य वगैरह संकलन करना होता है संकलन करते हैं और उसके बाद में डेड बॉडी का फोटो क्लिक करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं और एक फोटो रख लेते हैं कि अगले दिन इस डेड बॉडी की तस्दीक करने के लिए पेपर में भी फोटो छपवा दिया जाएगा और उसके बाद वहां पंचनामा वगैरह करने के बाद डेड बॉडी ले जाके हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवा देते हैं। अब दूसरे दिन अलका का जो तस्वीर होता है ये पेपर में आता है और पेपर में तस्वीर देख के जो रमाकांत होते हैं ये फौरन परेशान हो जाते हैं, रोने चिल्लाने लगते हैं। तुरंत ये जसरतपुर थाना पहुंचते हैं, पुलिस के सामने पेश होकर सारी जानकारी देते हैं कि मेरी पत्नी और बेटी 2 दिन से घर से लापता थी और आज पेपर में उनकी तस्वीर आई कि उनकी मौत हो गई है। उसके बाद में पुलिस रमाकांत को हॉस्पिटल ले जाती है, डेड बॉडी दिखाते हैं। डेड बॉडी देखकर रमाकांत तुरंत पहचान जाते हैं, वो रोने चिल्लाने लगते हैं, बताते हैं कि ये मेरी पत्नी अलका की जो है डेड बॉडी है। उसके बाद में रमाकांत जो होते हैं वो पुलिस को एक तहरीर देते हैं। उस तहरीर में अखिलेश और जो उनका दोस्त होता है अनिकेत का नाम डालते हैं और पुलिस से कहते हैं कि इन दोनों का मेरी बेटी के साथ में अफेयर था और मेरी पत्नी अलका इसका विरोध कर रही थी तो इसीलिए इन दोनों ने मिलकर मेरी पत्नी का कत्ल कर दिया है। ये तहरीर में डालते हैं और इसी तहरीर के बेस पर पुलिस FIR दर्ज करती है और अखिलेश और अनिकेत को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, लेकिन ये दोनों निर्दोष साबित होते हैं। उसके बाद पुलिस इन्हें छोड़कर जो असली गुनहगार होता है उसकी तलाश में जुट जाती है। तो काफी तलाश के बाद में, काफी जांच पड़ताल के बाद जब कोई क्लू नहीं मिलता है तो अलका के फोन का कॉल डिटेल निकालते हैं। कॉल डिटेल को जब बारीकी से रीड करते हैं तो उसमें एक नंबर पर संदेह होता है पुलिस को, वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि सुभाष का होता है। उसके बाद पुलिस सुभाष की तलाश में जुट जाती है और करीब 1 हफ्ते की तलाश के बाद सुभाष और संचिता ये दोनों पुलिस के हाथे चढ़ जाते हैं। उसके बाद पुलिस इन दोनों को थाने लाती है। कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। अब पुलिस के सामने इस पूरी कहानी को बयां कर देते हैं जो मैंने अभी आपको सुनाई है। उसके बाद में पुलिस इन दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके उसके बाद कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट से संचिता को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है क्योंकि उम्र उसकी कम थी और जो अखिलेश होता है उसे जेल भेज देती है। जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है तो इस कहानी को सुनकर जो लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक बेटी अपनी अय्याशी के चक्कर में अपने अय्याश मां को मौत के घाट उतार दिया, ये कहां तक सही है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है और कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में कहानी के प्रति कोई विचार आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। फिलहाल आज की कहानी इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।